ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। सेल्फ इंडक्शन स्टार्ट कर दिया था, सेल्फ इंडक्शन हो गया था हम लोग का। और ये हम लोगों ने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर देखा था, और फिर यस म्यूचुअल इंडक्टेंस से स्टार्ट किया था। और ये सारे फॉर्मूलेज हम लोगों ने निकाले थे और फिर कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन कर लेते हैं और क्वेश्चन से थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना कैसे है। लेट से कि एक इनफाइनाइट वायर है और एक स्क्वायर लूप है जो कि ए डिस्टेंस पे रखा हुआ है। स्क्वायर लूप है, बी साइड लेंथ इसका बी, ठीक है। तो बोला गया इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम। करेक्ट। सॉल्व करो इसको। यस सर। हाँ, तो देखो क्वेश्चन से ये हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है सिस्टम का। और म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक प्राइमरी कॉइल लेना होता है और एक सेकेंडरी लेना होता है। प्राइमरी कॉइल उसे बनाना होता है जिसमें मुझे करंट फ्लो कराना है, और मैं इसमें करंट फ्लो कराना चाहता हूँ I1। तो अगर इसमें करंट फ्लो करेगा तो इसमें मुझे फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो वाइजली हम लोग प्राइमरी कॉइल चूज करेंगे। इसको हम लोग प्राइमरी कॉइल चूज नहीं कर सकते। अगर इसको चूज करेंगे तो इसके कारण से इस वायर में फ्लक्स हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, बराबर। इन्फाइनाइट। यस सर। हाँ, तो हाँ। इसीलिए हम लोग वाइजली चूज करेंगे प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी। तो ये प्राइमरी कॉइल है और इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा हमें पता है। तो मैंने क्या किया, एक्स डिस्टेंस पे जा करके डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट चूज किया। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वेरिएबल है, घटते जाएगा मैग्नेटिक। तो इस छोटे से एरिया के लिए जो फ्लक्स होगा वो छोटा सा फ्लक्स होगा, वो कितना हो जाएगा, बी डॉट डी है। और मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, यस सर। म्यू म्यू नॉट नॉट आई अपॉन 2 पाई। आई अपॉन 2 पाई एक्स। और ये हो जाएगा एरिया, छोटा सा एरिया कितना हो बीडीएक्स। जाएगा, बी डी एक्स। बीडीएक्स। और मुझे क्या करना है, इसी को इंटीग्रेट करना है। तो दोनों साइड मैंने इसको इंटीग्रेशन लगा। सो पाई विल बी इक्वल्स टू, जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स। अब एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इस जगह से लेकर इस जगह तक। ए से ए फ्रॉम प्लस बी। इसे लेकर ए प्लस और बी तक जाएगा। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई वन बी डिवाइड बाय 2 पाई ln ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए। ए और पाई का वैल्यू जो होता है फ्लक्स का कितना होता एम आई। है, m इंटू आई वन कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर से जो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकला यस सर। डिवाइड बाय 2 पाई ln ऑफ ए प्लस बी अपॉन, ठीक है क्या। हाँ सही है। यस सर। सिंपल सा चीज़ है क्वेश्चन करने के लिए। एक और क्वेश्चन है जो तुम लोग नेक्स्ट क्लास में करके लेके आना है, बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रखा है कि एक रिंग है और इस जगह पे कैपेसिटर लगा दिया गया, और सेंटर पे भी एक रिंग, इसका रेडियस ए और बी दे रखा है, बराबर। इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू दे रखा है सी, और क्वेश्चन बोल रखा है इफ द करंट इज द करंट इन a smaller loop is given by I is equals to 2 alpha t,
then find the current in the bigger loop as a function of time, as a function of time. क्लियर है क्या? और बिगर लूप का जो रेजिस्टेंस है वो तुम्हें दिया गया है, ए इज मच मच लेस देन बी, एंड इसका जो रेजिस्टेंस है वो है तुम्हारा आर नॉट। बस नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करके लेके आना, फिर हम लोग इसको आगे चलते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का इलेक्ट्रिक और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नाम से ही पता चल रहा है कि कोई तो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है, लेकिन वो इंड्यूस्ड होगा, चार्ज के कारण से नहीं आएगा, इसके कारण से आएगा, इंड्यूस्ड होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात को समझते हैं। जब हम लोगों ने ये देखा था, क्या बोलते हैं उसको, अभी तो हम लोगों ने देखा नहीं है चीज़। जैसे ईएम वेव्स की बात कर ले हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है कि अगर वेव का डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा, एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल। यस सर। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कर रहा है। अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक का डायरेक्शन है, इनफैक्ट एक दूसरे को इंड्यूस करता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा हो, तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस करता है। आया ना? अच्छा, हाँ, यस सर, यस सर, यस। हाँ या फिर यूं बोल दो कि स्पेस में इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है, जिसके कारण से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है। तो दोनों डिपेंडेंट है, मतलब ऐसा। हाँ, एक चीज दूसरे को क्रिएट करता है। अगर एक चीज वेरी करेगा तो वो दूसरे को क्रिएट करता है। क्लियर है क्या? और अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन में है, और हम लोगों ने ये भी बोला कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, डेट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल। लेकिन हम लोगों ने ये नहीं देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वो इंड्यूस कर रहा है। अभी तक हम लोग ये चीज़ नहीं देखे। बहुत सारे क्वेश्चन में भी ऐसे पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं कि हाँ, जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो वेरी करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेरी मैग्नेटिक फील्ड produces and induced electric field produces an induced electric field। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये थोड़ा डिफरेंट होता है, जो भी चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दिस तो कैसे? ओके, बताता हूँ। फील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द
इलेक्ट्रिक फील्ड produced by चार्ज। तो इसमें डिफरेंस क्या है चार्ज के कारण से और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है उसमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस और सिमिलरिटीज हर एक चीज देख लेते हैं। दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप। अच्छा, ये तो प्रॉपर्टी के खिलाफ है। एग्जिस्ट इन ए क्लोज्ड लूप। लेकिन इससे पहले क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप में एग्जिस्ट करता था क्या? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ही करता था। नहीं। है ना, क्लोज लूप में वो एग्जिस्ट नहीं करता था, ये क्लोज लूप में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और ये कंजर्वेटिव इन नेचर होगा या नहीं? कंजर्वेटिव नॉन एक सेकेंड, कंजर्वेटिव मतलब कि एकदम जीरो हो जाए तो ये नॉन होगा शायद। हाँ, ये कंजर्वेटिव इन नेचर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लूप में एग्जिस्ट कर रहा है ना, हाँ तो हाँ, नेटवर्क कभी जीरो हो ही नहीं सकता। नहीं हो बराबर। तीसरा, यस सर। इसका जो फॉर्मूला होता है हर एक चीज सेम होता है, बस यही दो चीज डिफरेंट होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज सब कुछ सेम होता है, बस इतना ही डिफरेंट होता है। इसके कारण से जो फोर्स भी लगता है वो इसको फॉलो करता है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू। ठीक है, तो ये भी सर्कल में घुमाएगा पार्टिकल। अभी देखेंगे ना, हर एक चीज समझ में आ जाएगा, सर्कल नहीं घुमाता है। तो ये तुम्हें धीरे धीरे करके पता चल रहा है। अब हम लोग आते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जानते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन किधर होगा, ये सारी चीज। सर बट ये चीज मान लो, क्लियर नहीं हो रही, मतलब ऐसा। ओके। पहले एक बार देख लेते हैं हर एक चीज। मान लो कि अब स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड किस रीजन में है, मैग्नेटिक फील्ड किस रीजन में, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। बराबर। तो लेट्स से कि वो टाइम के साथ इंक्रीज होते जा रहा है मैग्नेटिक, इंक्रीज होते जा रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग लेंस लॉ लगाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करेगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक लूप में एग्जिस्ट करेगा। ये लूप मैंने बना दिया। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए होता है, तो डायरेक्शन जो है वो लेंस लॉ से ही डिसाइड होगा। तो बताओ इसमें किधर डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो काफ़ी सिंपल है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते हैं, वो इस डायरेक्शन में है। कहीं पे भी जाएंगे इस टाइप से। ऐसा और भी चीज़ों के कारण से हुआ था, क्योंकि जब हम लोग चार्ज को प्लेस करते थे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्कुलर मोशन कराता था। हाँ। अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रहा तो भी सर्कुलर मोशन कराता। मान लो कि एक चार्ज दे दिया और इसको वेलोसिटी दे दिया, तो फोर्स कितना लगता था, F इज इक्वल टू इंटू वी क्रॉस बी। क्यूबीबी। तो इस डायरेक्शन में हाँ। फोर्स यस। लगता था। लेकिन प्रॉब्लम तब हुआ जब यहाँ पे मैग्नेटिक एक्सपेरिमेंट किया गया। प्रॉब्लम तब हुआ जब मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने लगे, और जब हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना स्टार्ट किया तो यहाँ पे वेलोसिटी गेन करना स्टार्ट कर दिया, स्पीड गेन करना स्टार्ट कर दिया। हमें तो ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड तो भाई कभी भी चार्ज को वर्क नहीं एनर्जी एनर्जी नहीं दे सकता, है करेगा। ना। इसका मतलब कोई ना यस। कोई दूसरा चीज जरूर है जो इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो वहां से पता चला कि अच्छा, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस हो रहा है, जिसके कारण से ये चार्ज एक्सलेट कर पा रहा है। मेरी बात समझ में आई? और वो किस तरीके से, सर मतलब। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो
इस पॉजिटिव चार्ज पे आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, दैट फोर्स विल बी इक्वल्स टू क्यू। क्लियर है क्या? सर हाँ, मतलब आइडियली अगर हम मतलब फील्ड बढ़ाते तो उस चार्ज पार्टिकल पे कुछ असर होना ही नहीं चाहिए था आइडियली, मतलब अगर हाँ फील्ड नहीं सिंपल। होता। हाँ सिंपल, वो बट सर्कुलर मोशन करते रहता विथ यूनिफॉर्म स्पीड, लेकिन देखा गया इसका स्पीड ही अच्छा, बढ़ रहा स्पीड बढ़ रहा है। है। ओके। हाँ। और वो रीजन है ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के, इससे उसको एक्सेलरेशन मिल रहा हाँ उसको एक्सलेट है। ओ, करा रहा और तो द वर्क डन बाय द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही है, है। बट बिल्कुल इधर जीरो इलेक्ट्रिक होगा, फील्ड है वर्क। क्योंकि फोर्स तो ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड के कारण से इधर ही लगेगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो कभी वर्क करा नहीं सकता है। बट ये ऐसे ऐसे ही टाइप का क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये अलग टाइप का क्यों बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड? यही तो नॉर्मल क्यों नहीं एक्सपेरिमेंट होता है। एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, चीज़ों को वेरी कराते हैं, हर एक तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वे में चीज़ों को देखते हैं, फिर जा करके हमें पता चलता है कि अच्छा इसी तरीके से ही हो सकता है ना। हम लोग जैसे कि मॉडल हम लोग बना रहे थे एटम का, तो देख तो नहीं सकते, होगा? हाँ। दिख जाता तब तो आसानी होता, हर एक चीज़ हमें करने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। देख नहीं सकते, तो फिर एजम्पशंस दिए गए, ऐसा होगा वैसा होगा, रदरफोर्ड मॉडल आया, हर एक तरह का मॉडल आया, धीरे धीरे करके मॉडल आते आते करेक्शन होते होते एक फाइनल बोर्ड्स मॉडल आ गया जिसमें कि सारे डेटा फिट हो रहे वो एक्सपेरिमेंटल है। है ना। वो सारे चीज़ उसी तरीके से देखे जाते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड को देख नहीं सकते हैं, तो सोचना पड़ेगा उसके बारे में, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे और डेटा को मैच कराना कि वो उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। बराबर। ओके। तो हाँ। इससे हमें पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालें। तो फिर से वही काम करते हैं। अच्छा इसके बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखो ये जो सर्कुलर मैंने बनाया है, ये लूप में एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ इतना स्टेटमेंट सही है, लेकिन ऑलवेज सर्कुलर लूप में एग्जिस्ट करेगा, ये स्टेटमेंट गलत है। ओके। ओके। रैंडम भी हो सकता दोनों में डिफरेंस समझ में आया। लूप में एग्जिस्ट करेगा ये बात तो सत्य है, लेकिन एक सर्कुलर लूप में एग्जिस्ट करे ये कंपलसरी नहीं। तो ये सर्कुलर लूप जो है इस बात से डिसाइड होता है कि तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है। जैसे कि जनरली हम है, लोग यूनिफॉर्म सोलिनॉइड रहेगा। यूज करते हैं और सर्कुलर ही हमें सिलेबस में पढ़ना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें ऐसा होता है सोलिनॉइड में। बराबर। तो इसका जो एक्सिस देखा जाएगा तो ये होगा उसका एक्सिस, और एक्सिस से अगर हम लोग आर डिस्टेंस पे चले जाएं तो इन सभी जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो सेम पैटर्न में सेम फैशन में वेरी करेंगे। थोड़ा और दूर चले जाएंगे तो अलग वेरी करेगा। तो इनफैक्ट जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है हर एक लोकेशन पे वेरी सेम पैटर्न में कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक सर्कुलर शेप में। क्लियर है क्या ये बात? ओके, सब जगह यूनिफॉर्म है यस हाँ। इसलिए वो सर्कुलर। क्वेश्चंस में तुम्हें हमेशा ये चौकोर टाइप ऑफ दिखाएगा, स्क्वायर टाइप, रेक्टेंगल टाइप। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें भी रेक्टेंगल हम लोग को लेना है, हमारे सिलेबस में नहीं है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर लेंगे। ठीक है। यस। यस ओके। सर। अब हम लोग देखते हैं हाँ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो फिर से ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में है और वो टाइम के साथ इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। इंक्रीज होगा तो हमें डायरेक्शन पता है, डिक्रीज होगा तो डायरेक्शन पता है। मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अब हम लोग इसमें फॉर्मूलेस लगाएंगे। तो चार चीज़ें हैं, मैं उन चारों को लिख रहा हूँ, तो मुझे एक एक करके बताना उसका मतलब क्या है। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस क्या देता है? हम्म, यस सर। क्या देता है ये?
ये सारी चीज क्या देते हैं? सर अब नीचे वाला तो ये देता है मैग्नेटिक फ्लक्स, और ऊपर वाला भी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा बराबर ई डॉट डी एस क्यू एन अच्छा अलग है डीएल, ये क्या देता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक ये है क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ। हाँ ये ये क्या है? बी डॉट ए, तो ये है, ये पता नहीं। ये हो जाएगा फ्लक्स इन लूप। ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स कितना, म्यू नॉट आई एन। ये क्या है? म्यू नॉट आई इन ना, एम्पियर्स लॉ। एम्पेयर सर्किट लॉ। ये क्या है? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक। शायद। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी है। अब क्या होगा? क्या होगा ये? मतलब लग तो रहा है एम्पियर लॉ जैसे ही है, बट मैग्नेटिक फील्ड नहीं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ऐसा लग रहा है। बट इक्वल किससे होगा? अ, ये फॉर्मूला तुम्हें पता है? नहीं पता। पता है? मैं बता दूं कैसे पता है तुम्हें? एक सेकेंड। और इस पे जेई में क्वेश्चन भी आ चुका है। हमने किया भी है। हाँ, तुमने किया पता भी नहीं। है। एक सेकेंड। फोर्स, नहीं फोर्स नहीं यार, क्या बोल रहा इलेक्ट्रोस्टैट में क्या तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा है? सर पोटेंशियल डिफरेंस हूँ। अच्छा सर, साइक्लिक इंटीग्रल नहीं होता ना सर, इसमें ध्यान नहीं है। दोनों साइड इंटीग्रेट हाँ इंटीग्रेशन कर लो, तो ये हो जाएगा डेल्टा वी ये इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। अब अगर मैं साइकिल यहाँ पे लगा दूं, इसका मतलब लूप में पोटेंशियल डिफरेंस निकल रहा है। इससे ज्यादा और क्या समझना ओ, वो तो ठीक है, है सही ना? है। सो दिस इज नथिंग बट द ये पोटेंशियल डिफरेंस इन ए लूप। इसने पाथ को हमने डिफाइन कर दिया। अगर साइकिल में लगा दूंगा तो पाथ डिफाइन हो चुका है, और कुछ नहीं। जैसे कि हम लोग यहाँ से चलेंगे तो इनिशियल और फाइनल लोकेशन यही होना चाहिए। पाथ को डिफाइन कर दिया, लूप में होना चाहिए बस। ठीक है, अब इसी को हम लोग देखेंगे और इसी से डिराइव भी करेंगे। और ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से तुम लोग याद रखना। देखो, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। और वापस से जो फ्लक्स के कारण से ईएमएफ होता है, क्योंकि वो अगर मैं एक लूप लिया हूँ तो इस मैग्नेट। लूप में तो ईएमएफ भी आएगा। वो लूप में ईएमएफ कितना होता है? माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। यस सर और ये चीज़ अगर हम लोग देखेंगे ई डॉट डी एल करके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और डी एल का भी डायरेक्शन इधर है। तो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड साथ ही साथ कांस्टेंट भी है, यूनिफॉर्म भी है वहाँ पे, आर डिस्टेंस पे हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लो और इंटीग्रेशन डीएल कर लो। टू तो पाई। बताओ, डीएल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 पाया इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी पाई फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा? पाई इज इक्वल टू बी है, तो एक डी फाई बाई डी टी कर लो। मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है या एरिया वेरी कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड। कभी कभी एरिया भी वेरी मैग्नेटिक कर फील्ड सकता है, लेकिन यहाँ पे एरिया वेरी हम लोग कराएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि रेडियस किसी पर्टिकुलर आर पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो रेडियस वेरी करेगा नहीं। इधर से आ जाएगा ए डी बी बाय डी टी। ठीक है सर क्या? इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड का यस पोटेंशियल सर डिफरेंस ईएमएफ इंड्यूस के बराबर है, ये डायरेक्ट। ईएमएफ जो होगा वो इस लूप के लिए हम लोग दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, डेट इज डी फाई बाई डी टी। है कि नहीं? हम्म। जो कि इलेक्ट्रिक हाँ। फील्ड के कारण से भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है।
इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है इस जगह पे, तो इसीलिए हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से ले रहे हैं। बेसिक सा चीज है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में है, तो यहाँ पे V1 होगा और इस जगह पे V2 होगा। जरूरी नहीं है कि कोई वायर हो तभी V1 और V2 एग्जिस्ट करें। तो अब d5/dt का वैल्यू पुट कर लेते हैं। एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर और साथ में आएगा dv/dt। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, -r/2 dv/dt। फॉर्मूला याद रखना, कभी कभी तो फॉर्मूला स्टूडेंट भूल जाता है, इस डेरिवेशन को याद रखना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये वाला जो चीज़ मैंने तो बोला मतलब इसको याद रखना। सर आपने तो एक ही केस लिया ना, मतलब फ्लक्स चेंज का, मतलब फील्ड बढ़ रहा है, एरिया वो सब एरिया नहीं बढ़ता बढ़ाना ही क्या? नहीं है ना, आर डिस्टेंस पे के एरिया क्यों बढ़ाओगे तुम, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तुम्हें। अच्छा, एक ही चीज पढ़ना है हम लोग को। हाँ, तो इधर से तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, डेट इज -r/2 dv/dt। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, एक तो क्वेश्चन करेंगे। लेट से मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, और एक चार्ज को प्लेस किया गया, और चार्ज को जो प्लेस किया गया ये सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का कोई ना कोई सेंटर होगा, और उस चार्ज को सेंटर से r डिस्टेंस पर किया गया, बराबर। तो क्वेश्चन पूछा गया है, मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर। फाइंड द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दे रखा है 2, टू टी, ये दे रखा, सॉल्व करो इसको। सर सेंटर, सर सेंटर क्या है, मतलब वो किसका सोर्स आपने बताया था मैंने सेंटर? बताया था जैसे सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड में सेंटर ये रहेगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड होंगे चारों ओर, हाँ। तो ये एक्सिस है मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन का। मैग्नेटिक फील्ड तो सर्कुलर मैग्नेटिक होगा ना। ठीक है। सॉल्व करो इसको। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स भी आएगा। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो दो के कारण से हो सकता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से और एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण से, क्योंकि चार्ज रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण से नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से आएगा। फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इंड्यूस्ड वन, वो कितना हो जाएगा, Q इंटू ई, चार्ज का मैग्नीट्यूड Q, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस साइन, बस साइन को डिनोट करता है डायरेक्शन के लिए। और वो किधर होगा बताओ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। इंक्रीजिंग है तो एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, इस डायरेक्शन में एंटी इस पर क्लॉकवाइज फोर्स सर। लगाएगा। सो दिस इज माइनस वो ऑफ r/2 dv/dt हो जाएगा, r/2 dv/dt कितना हो जाएगा, 2। सो दिस विल बी r, ये हो जाएगा हमारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो सिंपल था, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सर अगर वेलोसिटी रहती है इस क्वेश्चन में, हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड भी तब के कारण से भी फोर्स आता। और प्लस ये इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट से इस जगह पे एक रिंग रख दिया मैंने, रिंग समझते हो, हाँ सर। ऑफ मास m एंड रेडियस r। इस रिंग का मास m है और रेडियस r है, और मैग्नेटिक फील्ड जो वो इंक्रीज कर रहा है कुछ इस तरीके से, B इज इक्वल टू बी नॉट टी, इस तरीके से पूछा गया। फाइंड द नेट फाइंड द एंगुलर acceleration of this ring at this instant. ओके।
ठीक है, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है और इस रिंग के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, प्लस क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। इस रिंग का रेडियस आर है। सॉल्व करो इसको। चलो सॉल्व करते हैं इसको। सर अच्छा मैं हम्म ओके नहीं मेरे को लगा इनिशियली ये पहली बात रोलिंग कैसे कर रहा है, फिर याद आया इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग तरीके से आ रहा है, हाँ, तो वो मैग्नेटिक चीज़ फील्ड जो है वो देखना। सर्कुलर लूप में एग्जिस्ट करेगा। और कैसा एग्जिस्ट करेगा? इस तरीके से। और इलेक्ट्रिक फील्ड में हाँ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक yes। और लूप में एग्जिस्ट करेगा, उसका डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर होगा। और इसके ऊपर रिंग भी है ना, इसी के ऊपर रिंग रखा हुआ है। तो हर एक छोटे तो छोटे हर एक चार्ज चार्ज पे फोर्स लग रहा होगा, हाँ बराबर, इस तरीके से। तो इस छोटे से चार्ज के कारण से टॉर्क कितना होगा? इस छोटे से फोर्स के कारण से इनफैक्ट टॉर्क कितना होगा? डी क्यू ई इंटू आर। R into आरडीएफ। और डीएफ फोर्स होगा कितना? yes sir डीएफ फोर्स विल बी इक्वल्स टू डी क्यू क्यू इंटू ई। yes डी sir क्यू yes, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना? माइनस ऑफ आर बाई टू आर बी नॉट। डीवी बाई डी टी, जस्ट टू बी नॉट, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा डी क्यू आर। इसका वैल्यू इधर पुट कर लेता हूँ मैं। और ये छोटा सा था। और इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर लूँ, टॉर्क का वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगा। दैट विल बी इक्वल्स टू यस पी नॉट आर आर स्क्वायर। यस। अब टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है? आई अल्फा। बट किसके अबाउट घूमेगा एक्सिस के सेंटर अबाउट मास। घूमेगा। सारे फोर्सेस को तुम नहीं देख पा रहे हो किस तरीके से वो लग रहा है इस एक्सिस के अबाउट। हम्म तो ये इस तरीके से रोटेशन करेगा, सेम आया। एम आर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ पी क्यू जाएगा। नॉट बाय। चलो अब आगे चलते हैं और हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं ओलंपियाड वाला, जिसमें क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि एक सर्कुलर रीजन है और इस सर्कुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है एग्जिस्ट करता है डायरेक्शन से। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ तक फैला हुआ है? आर रेडियस तक फैला हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से वेरी कर रहा है इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है। बस ये बोला है कि हाँ ठीक है, इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज भी हो सकता है। कि इंक्रीज करेगा तो डायरेक्शन और डिक्रीज करेगा तो डायरेक्शन उल्टा होगा, ज़्यादा कुछ। बट दिस इज नॉट कांस्टेंट, दिस इज वेरिएबल। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर। पहला आर लेस देन आर के लिए, दूसरा आर ग्रेटर देन। सॉल्व करो। नहीं नहीं नहीं। ऐसा ऐसा करता हूँ कि मैं बी को दे देता हूँ ताकि तुम लोग के लिए थोड़ा इजी हो जाए। बी इज इक्वल्स टू बी नॉट, इस फैशन में। अब तो हम लोग अच्छे तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो इसको करते हैं।
ज़्यादातर स्टूडेंट को लगता है कि ये रीज़न यहाँ तक ख़त्म हो गया है मैग्नेटिक फील्ड का। अच्छा, okay. उसके बाद फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस जो है वो ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो इसी रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है बस। लेकिन ऐसा नहीं, हम लोगों ने अंदर के लिए निकाल रखा है, ये जो है वो इन के लिए। इफ r इज लेस देन r, देन वी नो दैट फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस ऑफ r बाई टू dB बाई dt। और dB बाई dt अगर हम लोग देख लेंगे कितना हो जाएगा, वी नॉट। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, Yes, Okay. है ना। अब हमें देखना है बाहर के लिए, तो इफ r इज ग्रेटर देन r, तो क्या मुझे फिर से डेरिवेशन पे जाना पड़ेगा, हाँ, यही क्या। डेल्टा v विच इज डी फाई बाई डी टी माइनस में। Yes, so, right आया था। तो इस बार मैंने लूप क्या लिया है बाहर, ये सर्कुलर लूप है हमारे पास जिसमें मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, जिसका रेडियस r है, और हमने r डिस्टेंस पे एक लूप कंसिडर किया है जहाँ पे मुझे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या इसमें मुझे फ्लक्स भी देखना है, हाँ कितना हो जाएगा, हाँ, इधर तो हो जाएगा e इंटू टू सर, पाई आर, और इधर क्या हो जाएगा, okay. A into dV by dt, फ्लक्स का वैल्यू एरिया क्या होता है, ए डॉट बी A जो होता into है। dV by dt हो जाएगा तो ना। तुम्हारा dot बी और ए, वेरिएबल क्या है, बी है, एरिया लेकिन बाहर निकल जाएगा, और एरिया इस बार फ्लक्स वाला एरिया लेना है, ये वाले का नहीं एरिया लेंगे, समझ आ रहा है, फ्लक्स वाला एरिया विच इज पाई yes, कैपिटल आर ये स्क्वायर, गॉस नॉट लॉ जैसा स्मॉल है। आर स्क्वायर। हाँ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही इसी रीजन में है, बाहर तो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, है नहीं, तो उसके कारण से तो फ्लक्स आएगा नहीं। और डीवी बाई डी टी कितना हो जाएगा, बी नॉट, टू बी नॉट, जो भी बी, टू बी नॉट है क्या, नहीं सिर्फ बी नॉट। नहीं, B not और इधर से आ गया ई इंटू टू पाई आर, माइनस साइन को बाद में लिखाएंगे, पी नॉट, पाई पाई कैंसिल आउट, so induced electric field will be equals to minus of b naught r square divided by 2r, यही आ रहा है। yes, sir. तो इधर क्या आया, induced electric field is inversely इनवर्स में proportional, आया। अब इसके लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसा है, स्टैंडर्ड का पहला। सॉलिड स्फीयर के अच्छा, कारण सर से जैसा होता है ना, माइनस साइन है तो नीचे आना चाहिए, ऐसे तो नहीं, एक कुछ भी बोलते हो ना, बराबर, सर गलती से हो रहा है। यार इट इज। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओलंपियाड में एक और क्वेश्चन आया था, वो हैवी हो जाएगा तो मैं होस्ट क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा, एक छोटा सा अच्छा, करा दो ना सर, सर एक क्वेश्चन करा रहा हूँ चले। कि ये एक सर्कुलर रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और उसका सेंटर ये है, और इस जगह पे एक रॉड रखा गया है जो कि कितने डिस्टेंस पे है, हाँ ले लेता हूँ कोई भी डिस्टेंस d, और इस रॉड का लेंथ जो है वो l है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, बाहर भी ले सकते हैं लेकिन कोई मतलब है नहीं, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से वेरी कर रहा है वो गिवन है,
B is equals to B नॉट T। तो क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रॉड ए बी। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रॉड ए बी। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। सर एक सेकंड। तुम पहले ये बताओ कि ए बी में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा क्यों, और अगर आएगा तो हायर पोटेंशियल कौन सा होगा, ए या बी। पहले दिमाग इस पे दौड़ाओ। अगर ये चीज आ गया तो समझ लो क्वेश्चन भी तुम सॉल्व कर सकते हो। सर रॉड मतलब क्या चार्ज दिया हुआ है या फिर कुछ भी बताओ। चार्ज नहीं है उसमें। एक बताओ इसमें क्यों होगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या सर एक सेकंड सोचने तो सर। चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो अच्छा क्वेश्चन है। ये सबसे पहले मैं बना देता हूँ जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, और इससे कुछ डिस्टेंस पे ये रॉड रखा गया है। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिल्कुल हाँ होगा, इसी का क्वेश्चन चल रहा है। और इसी से कुछ ना कुछ तो रिलेटेड होगा चीज़ें। तो मैंने एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, और के यहाँ पे हूँ मैं आर डिस्टेंस पे। तो आर डिस्टेंस पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, -r/2 dV/dt। और बी कितना दे रखा था, बी इज इक्वल टू बी नॉट टी। ये हो जाएगा r/2 बी नॉट। बस माइनस साइन हटा दिया मैंने डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है अंदर की डायरेक्शन में, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर गया, एंटी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज सर। हाँ है ना, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब क्योंकि एक रॉड है और इस रॉड के अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है। बोलो समझ में आई बात क्या नहीं। सर आपने बोला ही नहीं चार्ज है कंडक्टिंग क्या है। क्या बोला नहीं, ठीक है सर। क्वेश्चन समझना है तुम्हें। अगर नॉन कंडक्टिंग होगा तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा फिर। इतना कुछ कुछ चीजें अंडरस्टैंडिंग होती है, यहाँ तुम्हें खुद से समझना है। चार्ज तो दिया नहीं गया है, तो पहले ही बताया तुम्हें। तो सर अगर हम लोग आर डिस्टेंस पे हैं, क्योंकि लूप तो ऐसे होगा, आर डिस्टेंस पे हैं, तो इधर एक ट्रायंगल बनता हुआ तुम्हें दिख रहा है अच्छे तरीके से। सो लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। और इस पूरे रॉड में देखेंगे तो कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ये वाला करेगा, ये वाला करेगा, ऐसे करेगा। तो इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही रहेगा, और उस चार्ज पे फोर्स लगेगा। तुम मुझे बता दो चार्ज किस तरफ शिफ्ट होगा, ए की तरफ या बी की तरफ। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की बात कर, किधर शिफ्ट होगा,
देखो तो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना, हाँ हाँ फिर इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? अगर इस जगह पे एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स का कंपोनेंट इधर आएगा तो इसको पीछे खींचेगा। हाँ, पीछे की तो तरफ एक ही इलेक्ट्रॉन्स जो है तरफ। वो इस तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट कर देंगे, तो क्या इधर नेगेटिव हो जाएगा और इस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, तो हायर पोटेंशियल किधर ये आएगा? अच्छा, ये वाला, दिस विल बी द बी हायर तो पे। पोटेंशियल। समझा मैं तो एग्जिट हो गया था, क्या हुआ? ये हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव, ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर फिर कैसे? पोटेंशियल। बताया मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इस जगह पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और ये फोर्स इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट कर देगा। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल सकते हैं। वापस से उसी रॉड के ऊपर चलते हैं, ढेर सारे डायग्राम बन गए इसमें। ये डी डिस्टेंस पे है और आर डिस्टेंस पे है हम लोग, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, और पूरा का पूरा हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, इसका लेंथ एल है और डी। मुझे क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से ई डॉट पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या ई डॉट दिया। ई डॉट देयर। है ना, ये चीज़ है। माइनस साइन वगैरह बस तुम्हें पता है किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस लोकेशन पे हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। डी वी विल बी इक्वल्स टू ई डॉट डी एक्स, छोटा सा डी एक्स सिग्नस के एलिमेंट के लिए, और मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा। डी वी जो हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन में क्या दे देगा, डेल्टा वी, और डेल्टा वी में हायर पोटेंशियल कौन सा है वाला, बी। माइनस ऑफ ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस्ड हुआ है उसका फॉर्मूला क्या है मैं पुट कर लेता हूँ, बी नॉट आर बाई टू, क्योंकि आर डिस्टेंस पे हम लोग, एल और उसका कंपोनेंट लेंगे ना। यहाँ पे क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट, तो तुम्हें कॉस थीटा लगाना पड़ेगा, है ना, या फिर तुम बोल लो कि कंपोनेंट लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो बात एक ही है। ठीक। ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं, पी नॉट बाई टू इंटीग्रेशन, ये क्या आ रहा है, आर कॉस थीटा डी एक्स। आर कॉस थीटा क्या है बताओ? वो रॉड की वो लेंथ, लेंथ जहाँ वो पे मतलब वो सेंटर से लेके एक्स, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर। एक मिनट, मैंने थीटा गलत ले लिया, कॉस थीटा कर दिया इसको। एक मिनट वेक्टर और इसके बीच में एंगल दूसरा आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कितना आ जाएगा, अगर आपका कंपोनेंट भी निकालना हो। ये ट्रायंगल है, दिस एंगल इज थीटा, ई साइन थीटा। है ना, तो ये थीटा 90 माइनस थीटा, और ये थीटा, तो इधर जाएगा ई साइन थीटा। मुझे यहाँ पे साइन थीटा लिखना चाहिए था, इसीलिए थोड़ा सा, और ये साइन थीटा। अब आर साइन थीटा क्या चीज़ है, डी। डी, और डी हमारा कांस्टेंट है, बराबर। तो हम सर लोगों ने आपने एक्स कहाँ से लिया था कोई पता एक्स इस जगह से लिया था, एक्स डिस्टेंस पे जा करके डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट चूज करें, मुझे लगा इतना तो तुम्हें आता होगा, लिखा नहीं मैंने। इज इक्वल्स टू बी नॉट डी बाई टू
और dx का इंटीग्रेशन करेंगे, डेट इज नथिंग बट द लेंथ, इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, -L/2 से। हाँ एल लिख लेंगे। तो हो जाएगा बी बी माइनस ऑफ बी ए, इधर से आ गया बी बी माइनस ऑफ बी ए इज इक्वल्स टू बी नॉट टी L/2। So this is the potential difference across the rod। समझ में आया? हाँ हाँ सर, सर। सर मैं लीव करूँ सर? हाँ ठीक है, फिर तुम निकलो। अब देखो एलसी ऑसिलेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस। ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन में क्या है कि हमें इस तरीके से चीज़ों को देखना है कि वो किस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। तो हमारे पास दो चीज़ होंगे, एक तो एल होगा इंडक्टर और एक होगा कैपेसिटर, और उन दोनों में ऑसिलेशन होगा। किस चीज़ का ऑसिलेशन होगा वो तुम मुझे बताना। तो मैंने क्या किया, एक इंडक्टर लिया और इंडक्टर से मैंने कनेक्ट कर दिया एक कैपेसिटर, और t इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे मैं ऐसा कर लेता हूँ कि इसको ओपन रखता हूँ, ओपन सर्किट है ये, और t इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे इसको क्लोज किया। जब क्लोज किया गया तो उससे पहले जो कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज था, इस पे चार्ज जो था वो कैपिटल क्यू था, और इस पे चार्ज कितना था, माइनस क्यू था, और ये फुल्ली चार्ज था। तो एनर्जी के टर्म्स में देखेंगे तो कैपेसिटर जो था वो फुल्ली चार्ज था, एनर्जी इन कैपेसिटर। और इंडक्टर में कोई भी चार्ज था क्या, नहीं। क्यों नहीं चार्ज था, क्योंकि इलेक्ट्रिक सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर है नहीं, या फिर तुम बोल लो यूँ कि करंट जीरो है, तो एनर्जी कितना होगा, यस सर। जीरो होगा। अब जैसे ही टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे मैंने इसको क्लोज किया तो कैपेसिटर क्या बोलेगा, मेरे को चार्ज फ्लो कराना है, क्योंकि करंट फ्लो कराता है, और क्योंकि ये इंडक्टर बहुत ही ज़्यादा मतलब पूरा कम्प्लीटली डिस्चार्ज है, तो करंट को फ्लो करने नहीं देगा, तो करंट धीरे 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 करके इंक्रीज करेगा। t इज इक्वल टू जीरो पे करंट कितना होगा, जीरो, और ये धीरे धीरे करके इंक्रीज होगा। तो करंट जैसे जैसे इंक्रीज होने लगेगा वैसे वैसे इंडक्टर इनफैक्ट चार्ज होने लग रहा है, हाँ। और किसी भी टाइम t पे इस पे चार्ज अब रह जाएगा प्लस क्यू, और इस पे चार्ज रह जाएगा माइनस क्यू, और इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा। तो करंट इंक्रीज करा और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आने लगेगा, और मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो इसका मतलब कि एनर्जी उसका बढ़ रहा है, इसमें एनर्जी कम हो जाएगा और इसमें एनर्जी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। बढ़ रहा है। तो मैं बोल यस सकता हूँ सर। क्या, जितना एनर्जी इसने लूज किया है उतना एनर्जी इसको मिला है। हाँ। एज्यूमिंग दैट देर इज नो रेजिस्टेंस, देर इज नो रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये बात मुझे समझ यस में आ सर। गई, ठीक है। तो और टाइम तक अगर फ्लो करते रहे तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा चार्ज खत्म हो जाएगा, इस पे हाँ। चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो, और करंट अभी भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें आ जाएगा। तो मैं इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या बोल सकता हूँ कि जो सारा का सारा एनर्जी है वो खत्म हो चुका है, और सारा सारा एनर्जी किस में चला गया है, इंडक्टर में। डॉक्टर। और यस सर। इंडक्टर में एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। हाँ सर। सर। अगर हमारा एनर्जी मैक्सिमम हो चुका है तो क्या आई भी मैक्सिमम हो जाएगा। हाँ। सो दिस इज द इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन द करंट इन द लूप या फिर सर्किट विल बी मैक्सिमम, बराबर। यस सर। तो करंट अभी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। और एनर्जी जो होता है इसमें क्या होता है, कैपेसिटर में हाफ यूज सर। हाफ सी वी स्क्वायर या फिर क्यू स्क्वायर बाई टू सी, हाफ प्लस सर। ऐसा होता है। अच्छा अब क्या होगा, क्या अब करंट बंद हो जाएगा अचानक से, नहीं, इंडक्टर अचानक से कुछ भी बंद नहीं होने देगा। तो अब बोलेगा मेरे पास तो, इंडक्टर बोलेगा मेरे पास तो एनर्जी है, तो मैं खुद फ्लो कराऊंगा करंट को, तो अभी भी करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो होगा
लेकिन कैपेसिटर अब चार्ज होने लगेगा, क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका था यहाँ पे, और अब धीरे धीरे कैपेसिटर क्या होने लगेगा, चार्ज होने लगेगा। तो इसकी एनर्जी जो है अब धीरे धीरे कम होने लगेगी, और इसकी एनर्जी बढ़ने लगेगी। अब ये इसको एनर्जी दे रहा है, अभी तक एनर्जी कौन किसको दे रहा था तुम्हें पता है, अब इसको ये एनर्जी दे रहा है। ओके। तो चार्ज किधर आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा और नेगेटिव चार्ज इस तरफ आएगा। तुम पोलरिटी को देखो, पहले क्या था, चार्ज पॉजिटिव इस तरफ था, नेगेटिव इस तरफ, लेकिन अब इधर हो गया है चेंज। और अभी करते जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पूरा का पूरा एनर्जी अपना ख़त्म कर देगा और कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर देगा, हाँ या ना। यस सर। तो ये पूरा एनर्जी दे चुका है और ये फुल्ली चार्ज हो गया वापस से, तो इस जगह पे जो चार्ज आ जाएगा वो प्लस क्यू आ जाएगा और ये माइनस क्यू आ जाएगा। तो इस इंस्टेंट पे वापस से करंट ज़ीरो हो गया। अब जो हाँ करंट है वो इसके हिसाब से फ्लो करेगा, और इस बार जो करंट है अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। इस तरफ आएगा प्लस क्यू और इस तरफ आएगा माइनस क्यू, और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करेगा। और अब इंडक्टर फिर से चार्ज होना स्टार्ट होगा, समझ में आएगा, और वापस से हाँ एनर्जी सर। इसको देना स्टार्ट कर रहा है। तो ये काम जो है वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, समझ में आ रहा है क्या, ये काम चलता रहेगा हाँ और एक दूसरे को एनर्जी वो देता रहेगा। अभी देखो मैं इनिशियल स्टेट पे लेकर के आ जाता हूँ, ये जो लास्ट स्टेप है, अब वापस से पूरा का पूरा क्या कर देगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा ये, और इसमें चार्ज कितना हो जाएगा, ज़ीरो, और ये हो चुका है फुल्ली चार्ज। यस। तो अभी इसमें करंट जो होगा इस डायरेक्शन में होगा और वो करंट होगा मैक्सिमम, और फिर से ये एनर्जी जो है इसमें ज़ीरो होगा और ये मैक्सिमम एनर्जी होगा। अब जो नेक्स्ट होगा उसमें ये पूरा का पूरा एनर्जी जो है इसको ट्रांसफ़र कर देगा, हाँ। और एनर्जी ट्रांसफ़र पोलैरिटी कर देगा वापस तो इधर मिल प्लस जाएगा। क्यू आ जाएगा और इधर माइनस क्यू आ जाएगा मैक्सिमम, जब चार्ज हो जाएगा तो यहाँ यस। पे फिर से अब क्या हो गया, इनिशियल स्टेट पे पोलैरिटी पहुँच गया, चेंज होगा। पोलरिटी चेंज हो गया और ये इनिशियल स्टेट पे आ गया। फिर से ये लूप हाँ। चलते जाएगा, फिर से ये लूप उसी तरीके से काम करेगा। तो तुम्हें समझ में आ गया कि ये ऑसिलेशन हो रहा है, किसका ऑसिलेशन हो रहा है, एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा है ना, वो एनर्जी उसको दे रहा है, ये इसको एनर्जी दे रहा हाँ। यस। है। और हम लोग किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो टोटल एनर्जी बोल सकते हैं वो कितना बोल सकते हैं, क्या टोटल एनर्जी इनिशियली क्यू स्क्वायर बाई टू क्यू सी था, स्क्वायर बाय टू। या फिर यस टोटल सर। एनर्जी हम लोग बोल सकते हैं हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर था। 1/2 LI। हाँ सर। लेकिन किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देख लें जहाँ पे दोनों चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे कि ये, इसमें एनर्जी कैपेसिटर में भी है और इसमें एनर्जी इंडक्टर में भी, तो क्या मैं एनर्जी दोनों का समेशन लिखूंगा, हाँ। तो ये कितना हो जाएगा, विच विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाई टू सी प्लस हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूँ किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इस टोटल एनर्जी को ही हम लोग ऐसा कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो एट एनी टाइम टी टोटल एनर्जी इज दिस मच, क्यू स्क्वायर बाई टू सी प्लस हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। और एक तो लूप लॉ लगा सकते हैं, एनर्जी इज कांस्टेंट है ना, एनर्जी इज कांस्टेंट। तो अगर इस पूरे इक्वेशन को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो हो जाएगा ज़ीरो, क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, हाँ। टू क्यू डी क्यू बाई डी टी,
Okay. Yes, sir. प्लस हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, करंट भी वेरिएबल है, तो 2i डी आई बाई डी टी, और टू कैंसिल आउट कर लो, और इधर भी टू कैंसिल आउट कर लो। और अब देखो डी क्यू बाई डी टी क्या चीज़ है, चार्ज। इसको हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं अच्छे तरीके से। दैट इज क्यू बाई सी डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू 0 हो गया, प्लस एल डी आई बाई डी टी, यही है ना। हाँ। Yes. एल आई डी आई बाई डी टी, ये चीज़ है। और ये जो इक्वेशन है हम लोग दूसरे तरीके से भी ला सकते थे, वो अभी हम लोग देख लेंगे। अभी देखो और क्या करना है, ये एल आई डी आई बाई डी टी है, उसको मैं इस तरफ लेकर के लिखता हूँ। जो करंट है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, डी क्यू बाई डी टी, Yes, sir. है ना। और हाँ। ये जो करंट है आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और इसमें करंट जो है वो वेरिएबल है, लेकिन डी क्यू बाई डी टी को अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें हमारा जो चार्ज है वो टाइम के साथ क्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। कैपेसिटर पे चार्ज देखो, जब हम लोग टी इज इक्वल टू जीरो टाइम लिए थे तो कैपेसिटर पे जो चार्ज था वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। कम हो रहा है। टाइम बढ़ रहा है लेकिन नेगेटिव चार्ज साइन। घट रहा है, तो इसका मतलब मुझे एक माइनस साइन अप्लाई करना पड़ेगा इधर। और इसको एक बार और हाँ। डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, डी आई बाई डी टी, ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन किया, स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। अब इसका वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। सो एल आई डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी डी क्यू बाई डी टी इज करंट, लेकिन मुझे माइनस साइन के साथ लिखना पड़ेगा, माइनस साइन लगा इज इक्वल टू, करंट दोनों तरफ से कॉमन आकर के निकल जाएगा, और ये हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी माइनस ऑफ क्यू बाई सी आई इज इक्वल टू 0। और भी इसमें हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज डी आई बाई डी टी माइनस ऑफ क्यू बाई एल सी इंटू आई इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग चेंज करने वाले हैं, डी आई बाई डी टी को हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन है तो डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर, और यहाँ पे इसको क्या लिख लेंगे, प्लस ऑफ क्यू बाय एल सी, आई को लिख लेंगे इधर से, तो आई चला जाएगा हमारा, मैंने आई को कैंसिल करना था, इसको कैंसिल कर आई बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी आई है, ओके। आई को आई हट जाएगा यहाँ से, इक्वल्स टू 0, डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस ऑफ 1 बाय एल सी इंटू क्यू इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को अच्छे तरीके से देखो, किसी से कंपेयर कर पा रहे हो क्या, आराम से कंपेयर हो पाएगा अगर तुम्हें ऐसा का इक्वेशन याद हो, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्या ऐसा का यही इक्वेशन होता था, एक्स सोल्यूशन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, और इसका हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकाले थे, एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, याद है ना, ये सारा चीज़ हम लोगों हाँ ने सर। इक्वेशन निकाला था। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जो चार्ज हो जाएगा Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वो कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव,
फाई इस बात को डिनोट करेगा कि किस स्टेट में एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि जो चार्ज था वो क्या था, मैक्सिमम था। और अगर ये चार्ज मैक्सिमम था तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पुट करो, यहाँ पे कितना आ रहा है, तो क्यू नॉट हो जाएगा साइन ऑफ 0 प्लस फाइव। साइन फाई का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1, तभी तो ये वन। क्यू नॉट के बराबर हो पाएगा। यस। तो फाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/2। 5/2। तो मेरे को चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल के आ गया, इट इज क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई/2। तो ये जो पाई है इस बात पे डिपेंड करेगा कि टी इज इक्वल टू 0 पे क्या था, फुल्ली चार्ज था या फिर पूरा कंप्लीटली डिस्चार्ज था, इन सभी बातों पे डिपेंड करेगा। और करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं, तो करंट कैसे निकलेगा, आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम लोग, माइनस टू नॉट ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई/2, सॉरी साइन ले रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन हो गया ना, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस ओमेगा टी प्लस पाई/2। और यहाँ पे ये कितना निकल के आ जाएगा, बोलो। और अगर मैं कॉस ओमेगा टी प्लस पाई/2 को देखूँ तो पाई/2 बाहर अगर हट जाता है तो माइनस साइन दे देता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कन्वर्जन कर रहा हूँ साइन ऑफ ओमेगा टी, तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमारा ये निकल के आया। ओमेगा क्या है यहाँ पे, जैसे कि हम लोग ओमेगा इस जगह पे क्या बोलते थे, ये वाला चीज, तो क्या कंपेयर करेंगे तो ये वाला ओमेगा बनेगा, ओके। रूट अंडर ऑफ एल सी। सो ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर ऑफ एल सी। यहाँ पे भी ओमेगा ऐसा ही होगा, 1 बाय रूट अंडर ऑफ एल सी। तो दोनों का वेरिएशन देख लेते हैं, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और एक बार देख लेते हैं चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज था मैक्सिमम और धीरे धीरे वो घटना स्टार्ट किया, फंक्शन ऐसा होगा। और टाइम t इज इक्वल टू 0 पे था करंट 0, फंक्शन देख लो ना, साइन ऑफ ओमेगा टी है, हाँ। ऐसा होगा करंट। यस सर। समझ में आया, ये मैक्सिमम यस करंट सर। आई नॉट, और मैक्सिमम करंट जो होगा डेट इज क्यू नॉट इंटू ओमेगा। हाँ। कैपिटल क्यू नॉट ओमेगा का वैल्यू लिख सकते हैं 1 बाय रूट ऑफ एल सी, पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यस। ये हमारा एल सी ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। अब इसमें टाइम पीरियड जो है में ध्यान दो, ये t/2 है और ये कितना है t है, और ये t/4 है। क्या t/4 पे हमने लोगों ने बोला था कि करंट मैक्सिमम होगा, है ना, हाँ, और टाइम पीरियड होगा कितना, 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई बाय ओमेगा का ओमेगा। वैल्यू 1 बाय रूट अंडर ऑफ एल सी, 2 बाय रूट अंडर ऑफ यस। एल सी, दिस विल बी द टाइम। बस इतना सही। तो एल सी ऑसिलेशन, अच्छा मैंने जब बोला था इसको कि हम लोग इसमें दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, तो ये लूप लॉ लगा करके भी हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं लूप लॉ लगाऊं इसमें, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, लूप लॉ में क्या हो जाएगा, बी सी प्लस ऑफ बी एल इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा क्यू बाई सी, और इधर आ जाएगा माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। यस। और ये इक्वेशन हम लोगों ने
ऊपर निकाला था। यहीं से अब इसको डिफरेंशिएट वगैरह करेंगे, जो भी डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं, डी आई बाई डी टी की वैल्यू पुट करने की जरूरत, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं, मैंने उतने क्वेश्चन इसके देखे नहीं। तो बोला गया कि एट टी इज इक्वल्स टू 0 एक इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है, और t इज इक्वल्स टू 0 पे करंट इन द इंडक्टर वाज मैक्सिमम। मैक्सिमम इक्वल्स टू करंट कितना मैक्सिमम था, आई नॉट। तो फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर at t is equals to capital T by। सॉल्व करो इसको, आसान क्वेश्चन है। Yes. ठीक है, इसको हाँ सॉल्व सर, करते हैं। तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, उसे हम लोग निकाल लेते हैं। फिर चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ले लेते हैं। Q इज इक्वल्स टू क्या था, क्यू नॉट Sin omega t plus ओमेगा phi. टी प्लस फाइव। और इसी को अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि I इज इक्वल्स टू क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी बराबर। तो कितना आ जाएगा, स्टार्टिंग में हम लोगों ने माइनस साइन लिया था क्योंकि चार्ज घट रहा था टाइम Q के साथ, naught. क्योंकि हम लोगों ने मैक्सिमम लिया था बराबर। Yes. तो हाँ. इस तरीके से हम लोग अगर इसको डिफरेंशिएट करते थे तो क्यू नॉट ओमेगा माइनस साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा Cos of. ओमेगा टी प्लस ऑफ फाइव लिखते थे। तो यहाँ पे करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमारा कुछ ऐसा निकल के आता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि तुम करंट को एक जनरल फंक्शन में कुछ इस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव डैश। फाइव डैश का वैल्यू जैसे ही तुम कुछ पुट करोगे तो ये वही फंक्शन तुमको निकाल करके देगा। तो इसमें फाइव Yes. डैश कितना होना चाहिए, क्योंकि एट टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 पे Maximum. करंट क्या था, मैक्सिमम था। तो आई Yes. नॉट पुट कर लिया मैंने, तो फाइव डैश का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, Pi by 2. 5/2। तो फाइव डैश आ जाएगा 5/2। तो अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आ जाएगा, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5/2 ऐसा। ठीक है, Yes. और आई क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। हाँ. मैं इसको अगर डी क्यू बाई डी टी लिख लूँ तो हो जाएगा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5/2। क्या डी टी को इस तरफ सेंड करके मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ, Yes. Sir. कांस्टेंट जो बाहर निकाल लो, डिवाइडेड बाय ओमेगा हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस Omega t plus ओमेगा टी प्लस 5/2। इधर से तुम्हारे पास चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा। और इसमें प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा, ये चीज़ के बारे में बताना था। तो नेगेटिव साइन तो यहाँ पे मैं डालना भूल गया, डी क्यू बाई डी टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई ओमेगा, कॉस के जगह पे मैं कर लेता हूँ साइन ओमेगा टी। सर हम लोग इससे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे ना, मतलब सर दिया हुआ था कि आई नॉट मैक्सिमम है तो चार्ज 0 होगा
वो देख हाँ के बिल्कुल जो बिल्कुल। आए वो जीरो। हम्म। यस सर, वैसे किया मैंने। अगर तुम समझ गए वैसे करना है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसमें हो जाएगा मैक्सिमम करंट, तो इसमें हो जाएगा चार्ज जीरो। और टी इज जीरो। इक्वल, हमें इनिशियल कंडीशन यहीं से पता चल जाता है कि टी इज इक्वल टू जीरो पे चार्ज कितना था, जीरो। जीरो था। बस। यस सर। तो इधर से ही हम लोग डायरेक्टली कर सकते थे डेट क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। इसमें फाइव का वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो, ताकि टी इज इक्वल टू जीरो। जीरो पे चार्ज हो जाए जीरो। जीरो। हाँ, तो इधर यस से आ सर। जाता है क्यू नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब मुझे बस इतना सा पता करना है कि क्यू नॉट का वैल्यू कितना होगा मैक्सिमम, बराबर। तो क्यू नॉट का मैक्सिमम यस। वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या एनर्जी मैक्सिमम कैपेसिटर में और एनर्जी मैक्सिमम इसमें इंडक्टर में सेम होगा, एनर्जी ही तो है। ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई टू हाँ। सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। ओके। यस आई सर। नॉट का स्क्वायर, हाफ हाफ कैंसिल आउट हो गया, क्यू का वैल्यू कितना निकल जाएगा, एल सी तो आई। आई नॉट स्क्वायर, रूट अंडर ले लो, यस। रूट अंडर ऑफ एल सी आई नॉट रूट। आई नॉट। और ये क्या चीज़ यस है, सर। आई नॉट बाय ओमेगा है ये, हाँ। है ना। इधर से यस हमारे सर। पास ये चीज़ निकल जाता है। काफ़ी आसान चीज़ है, कुछ इसमें एलसी ऑसिलेशन में टफ नहीं है। अब एक लास्ट है डेट इज ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर देख लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर में तुम्हें पता ही होगा कि इस तरफ हम लोग एक प्राइमरी कॉइल रखते हैं और एक सेकेंडरी कॉइल रखते हैं। बीच में क्या होता है, रॉड्स होते हैं, और इसमें लूप डाला जाता है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं जो कि लूप के फॉर्म में हम लोग काउंट करेंगे। इस तरफ तुमने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, और इस तरफ तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, सेकेंडरी कॉइल। तो इधर से तुमने किया इनपुट, और इधर मिलेगा तुम्हें आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशन है, तो प्राइमरी कॉइल के पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग पी लिख देते हैं, और सेकेंडरी का पी एस लिख देते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग एन पी लिख लेते हैं, और इसको हम लोग एन एस लिख लेते हैं, सेकेंडरी। तो एक रिलेशन पता होगा कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। that potential difference is directly proportional to the number of turns। तो हम लोग इसमें से बी एस डिवाइड बाय बी पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी लिख सकते हैं। तो इसे याद रखने का। और दो तरह के ट्रांसफार्मर बनते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें लाते हैं, फ्लक्स को हम लोग बोलते हैं, एक लूप के कारण से फ्लक्स ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आ जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से दोनों में फ्लक्स जनरेट करता है, रॉड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। तो ये इस तरीके से हमारा फ्लक्स जनरेट करता है, और फ्लक्स जनरेट होने के कारण से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और ईएमएफ क्या है, वो पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया। यस सर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अब अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को मैं बढ़ाऊं या घटाऊं, किसको बढ़ाना है, सेकेंडरी कॉइल के, प्राइमरी कॉइल एज इट इज छोड़ दो। तो लेट से कि तुमने सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया प्राइमरी कॉइल से, तो क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, सेकेंडरी कॉइल का। सेकेंडरी कॉइल का ज़्यादा हो जाएगा। तो तुमने हाँ। पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दिया या घटा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया।
तो स्टेप अप होगा या स्टेप डाउन होगा? स्टेप अप। स्टेप अप ट्रांसफर। step और दूसरा, मैं पता है सेकेंडरी के मैंने नंबर ऑफ टर्न्स को कम रखा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, प्राइमरी में ज़्यादा। हाँ तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेप डाउन। हाँ ओके मतलब तुमने पोटेंशियल डिफरेंस को घटा दिया, बेसिक सा चीज़ है। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक हाउस से वायर निकल के हाउस होल्ड तक आता है, तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जाता है वायर में। और जब वायर से ट्रांसफर मतलब कि हमारे हाउस होल्ड में आसपास में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, और उस ट्रांसफार्मर से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है, तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस को हमें घटाना पड़ता है। हमारे घर में 220 वोल्ट आता है, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइन सप्लाई कितना हाँ होता है? 3000 4000 ऐसे करके। तो ओके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम लोग का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हम लोग यस का सर पूरा कंप्लीट हो गया ईएमआई। और इसमें दो चीज़ें और हैं, एक तो मैग्नेटिक मटेरियल्स और एक अर्थ मैग्नेटिज्म। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे।